हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर से वापस आया यूट्यूब पे और आज मैंने डिसाइड किया कि आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो बना के दूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं AWS ब्लॉक स्टोरेज EFS के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम आज? EFS। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ EFS। और EFS स्टैंड पर बात करें तो इलास्टिक फाइल सिस्टम। क्लियर? देखो दोस्तों, ये जो EFS की सर्विस है ना, ठीक है, ये EFS आपका अगर हम ऑन प्रेमिसेस से कंपेयर करें तो दोस्तों ऑन प्रेमिसेस से अगर आप कंपेयर करने जाओ तो NFS के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। किसके साथ? NFS के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। NFS स्टैंड फॉर बोले तो नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो दोस्तों ये NFS का ही रिप्लेसमेंट है एक प्रकार से, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूं, ठीक है। हम लोग ऑन प्रीमिसेस में NFS क्यों लगाते हैं? थोड़ा सा अगर आप जाओ और सोचो क्यों लगाते हैं। एक शेयर फाइल सिस्टम के लिए, एक शेयर्ड वॉल्यूम के लिए NFS लगाया जाता है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर सर्वर्स है ऑन प्रीमिसेस में, लाइक सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सर्वर 4। मैं यहां पर टाइप कर देता हूं सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3, सर्वर 4। अब मेरे पास 4 सर्वर है और 4 सर्वर में मैं चाहता हूं एक शेयर फाइल सिस्टम अटैच करना चाहता हूं। मतलब ये सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4 में जो भी डेटा यहां पर आए वो डेटा इसकी लोकल डिस्क पे स्टोर ना हो, किसी नेटवर्क फाइल सिस्टम पे स्टोर हो। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं। तो आप कंपनी में क्या करते हो? आप सबसे पहले क्या करते हो? एक स्टोरेज बिल्ड करते हो और जिसको आप बोल सकते हो सैन स्टोरेज। अब हम सैन स्टोरेज जब बिल्ड करते हो तो बेसिकली इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं? इनिशियल स्टेज में आप क्या करते हो दोस्तों? आप सबसे पहले हार्डवेयर रैक लगाते हो, बोले तो स्टोरेज का रैक। जैसे मैं यहां पर, आप समझते हो ये एक प्रकार से आपका रैक है, ठीक है, जिसको आप अलमीरा समझो। और इस रैक के अंदर क्या है? फिजिकल हार्ड डिस्क लगी हुई है इस रैक के अंदर, नंबर ऑफ। उसके बाद आप क्या करते हो? यहां मिड पे आप एक सर्वर रखोगे और इस सर्वर के ऊपर आप क्या डालोगे? लिनक्स। और उसके बाद आप यहां पर NFS कॉन्फ़िगर करते हो, NFS का पैकेज वगैरह डालते हो, NFS कॉन्फ़िगर करते हो। देन उसके बाद इस सैन स्टोरेज एरिया को आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेते हो। अब ये कनेक्टिविटी आप फाइबर से भी कर सकते हो, लैन केबल से भी और सीरियल केबल से भी कर लेते हो। फिर उसके बाद आपका यहां पर NFS को मैनेज करने वाला इंजीनियर यहां पर बैठता है, राइट। और NFS प्रोटोकॉल, NFS सर्विस को यूज करके यहां पर वॉल्यूम क्रिएट करता है, लॉजिकली वॉल्यूम क्रिएट करता है, राइट। और वॉल्यूम क्रिएट करके क्या करता है? इन सर्वर पे वॉल्यूम क्रिएट करके शेयर कर देता है, इन सर्वर पे वो माउंट कर लेते हैं। फिर हम समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर बैठकर हम एक लॉजिकली वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। एक्चुअल में वॉल्यूम यहां से आ रहा कट के फिजिकली, बट हम NFS सर्विस को यूज करते हुए यहां पर लॉजिकली वॉल्यूम क्रिएट करते हैं और शेयर कर देते हैं और सर्वर पे माउंट कर लेते हैं। तो अब सर्वर पे जो भी डेटा आता है वो लोकल हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं हो रहा, वो एक्चुअल में यहां पे स्टोर हो रहा वाया
सारा का सारा डेटा आपका सेंट्रलाइज स्टोर होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप कंपनी में शेयर फाइल सिस्टम के लिए आप एनएफएस जब आप कॉन्फ़िगर करते थे तो ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिजाइन करना पड़ता था। तो अगर मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां पर बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ता था। कॉस्ट बोले तो सैन स्टोरेज का एरिया बिल्ड करने में आपने बहुत बोले तो 20-25 लाख आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, और सैन स्टोरेज की फिजिकल टीम अलग बैठी हुई है, राइट। जो इन रैक में जो डिस्क लगा हुआ उसको मैनेज कर रहे हैं, उसको हेल्दी अनहेल्दी मॉनिटर कर रहे हैं, कुछ भी इशू होता है तो उसको मैनेज करते हैं। इस पे उन्होंने रेड कॉन्फ़िगर कर रखा है। और फिर यहाँ पर सॉफ्टवेयर लेवल की टीम बैठी हुई है, जो लिनक्स वाले बंदे होते हैं यहाँ पर बैठ के वो मैनेज कर रहे हैं, और देन उसके बाद शेयर करके क्लाइंट के सिस्टम पे माउंट कर रहे हैं। तो आपको शेयर फाइल सिस्टम ऑन प्रीमिसेस में यूज करने के लिए इतना बड़ा सेटअप आपको लगाना पड़ता था, ठीक है। बट AWS के पास अगर हम जाते हैं तो AWS आपसे कहता है कि शेयर फाइल सिस्टम के लिए मैं आपको EFS की सर्विस दे रहा हूं। EFS बोले तो इलास्टिक फाइल सिस्टम। और आपको AWS कहता है कि अगर आप EFS की सर्विस आप मुझसे लेते हो तो आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहां से यहां तक ये पूरी की पूरी चीजें मैनेज करता है AWS। मैं यहां पे लिख देता हूं मैनेज बाय AWS टीम। ये पूरी की पूरी चीजें AWS की टीम मैनेज कर रही है। यहां पर सैन स्टोरेज AWS की टीम मैनेज कर रही। आपका इधर लिनक्स के बंदों का जो काम होता है पूरा AWS मैनेज कर रही है, राइट। आपको सिर्फ AWS के पास जाना है और EFS की सर्विस को रिक्वेस्ट करना है, राइट। वो आपको EFS की सर्विस आपको दे देंगे और फिर आपको सिर्फ अपने सर्वर पे जाके उसको माउंट कर लेना बस, और माउंट करने का आपको स्टेप प्रोवाइड कर देंगे ये। क्लियर। तो सबसे मजे की बात तो ये है कि आप EFS सर्विस को, EFS फाइल सिस्टम को आप AWS की EC2 मशीन पे भी माउंट कर सकते हो, आप ऑन प्रीमिसेस पे भी इसको माउंट कर सकते हो। सबसे मजे की बात तो ये, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने अभी तक EBS पढ़ा, ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं EFS। हमने EBS पढ़ा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों EFS। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं EBS और EFS में क्या डिफरेंसेस है। देखो, आप अगर यहां पर एक EC2 इंस्टेंस बनाते हो, आपने यहां पर एक EC2 इंस्टेंस बनाया, ठीक है, और आपने एक EBS वॉल्यूम बनाया 10 GB का, ठीक है, और आपने क्या किया 10 GB की EBS वॉल्यूम को आपने इसके साथ माउंट कर लिया EC2 के साथ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो 10 GB का EBS वॉल्यूम बनाया है और आपने उसको EC2 के साथ माउंट किया है, ठीक है, अब आप उस 10 GB के EBS वॉल्यूम पे डेटा रखो या ना रखो, उसका चार्ज लगना स्टार्ट हो गया दोस्तों। मतलब EBS वॉल्यूम प्रोविजन होते ही उसका चार्ज लगना स्टार्ट हो जाता है, चाहे आप उस पर डेटा रखो या ना रखो, ठीक है। अब देखो EFS में क्या है। अगर आप EFS वॉल्यूम क्रिएट करने जाते हो तो EFS का कोई भी साइज नहीं होता, मतलब कोई साइज आप फिक्स नहीं करते हो। आप EFS को जब प्रोविजनिंग करते हो तो उस टाइम पर आप कोई साइज नहीं देते, उसका साइज बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड GB का होता है। आप चुपचाप जाओ EFS को क्रिएट कर लो, वो अनलिमिटेड GB का क्रिएट हो गया। आप उसको अपने EC2 के साथ माउंट कर लो, बस आप क्या करो अपने EC2 के साथ माउंट कर लो, राइट। उसका साइज डिपेंड तब करेगा जब आप EFS पे डेटा कॉपी करते हो, और अगर आपने डेटा 2 GB कॉपी किया तो आप समझ लो EFS का 2 GB का साइज है, और अगर आप 1 GB का डेटा और कॉपी करोगे तो EFS वॉल्यूम ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका साइज, तो फिर वो अपने आप को 3 GB समझेगा। अगर आपने 4 GB का डेटा और रख दिया तो फिर वो 7 GB का समझने लगेगा अपने आप। मतलब EFS को जब आप प्रोविजन करते हो तो साइज आप नहीं डिफाइन करते हो, बाय डिफॉल्ट वो अनलिमिटेड GB का होता है। उसका साइज डिपेंड करता है डेटा रखने पे।
जितना डेटा कॉपी होगा उतने का साइज वो समझता है। डेटा आप कॉपी करते जाओगे उसका साइज ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा, डेटा आप डिलीट करते जाओगे साइज उसका ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक सिंक होता है ये। ठीक है, तो जैसे आपने ईवीएस में देखा कि आपने ईवीएस वॉल्यूम अगर 10 जीबी का बनाया, उसको आपने अटैच कर लिया, अगर आप उसको अटैच नहीं भी करते हो तब भी उस AWS उसका चार्ज ले रहा है आपसे। लेकिन अगर आपने EFS वॉल्यूम बनाया, आप उसको अपने सिस्टम पे माउंट कर लो, आप डेटा को एक भी नहीं रखते हो तो वो आपसे चार्ज नहीं मांगता, प्रोविजनिंग के कोई चार्ज नहीं मांग रहा। कह रहा चार्ज तब दोगे जब आप डेटा रखते हो, अगर आप डेटा रखोगे EFS पे तो चार्ज लगेगा, नहीं रखोगे तो नहीं लगेगा। बट EBS के केस में ऐसा नहीं है, आपने प्रोविजनिंग कर लिया, पैसा उसने लेना स्टार्ट कर देता है। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं आपसे बोला। ठीक है, दूसरा डिफरेंसेस मैं आपको समझाता हूं। दूसरा डिफरेंसेस ये है कि मान लो आपने एक EC2 इंस्टेंस और बनाया, यहां पर हमने क्या किया, एक और EC2 इंस्टेंस बना लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 10 जीबी का EBS वॉल्यूम, अब मैं इस 10 जीबी के EBS वॉल्यूम को अब मैं चाहता हूं कि इसके साथ माउंट कर लूं, राइट? तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये 10 जीबी का EBS वॉल्यूम की इसके साथ माउंटिंग है, और EBS वॉल्यूम क्या होता है कि एट द मोमेंट ऑफ टाइम एक ही EC2 के साथ माउंट होता है। तो अगर ये EBS वॉल्यूम इसके साथ माउंट है तो आप इस वाले के साथ नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूं कि आप पहले वाले से उसको डीअटैच करो फिर दूसरे वाले पे कर लो, वो चीज हो जाएगी। बट EBS वॉल्यूम एट द मोमेंट ऑफ टाइम मल्टीपल EC2 इंस्टेंस के साथ माउंटिंग नहीं हो सकता, अटैच नहीं हो सकता। EBS वॉल्यूम एक बार में एक ही EC2 के साथ अटैच होता है। ठीक है, लेकिन अगर EFS की बात करें तो EFS आपका हो जाता है, EFS आपका एक बार में मल्टीपल EC2 के साथ माउंट हो जाएगा। ये EFS इसके साथ भी माउंट रहेगा, इसके साथ भी रहेगा। और मैं एक बात करता हूं, अगर आपके पास तीसरा EC2 इंस्टेंस आता है तो ये उसके साथ भी हो जाएगा। आपने तीसरा EC2 इंस्टेंस बनाया तो आप इसके साथ भी कर सकते हो, मतलब ये EFS वॉल्यूम को आप एक बार में मल्टीपल EC2 के साथ आप इसको माउंट कर सकते हो। तभी तो फायदा है शेयर फाइल सिस्टम का। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा और डेप्थ में समझ लेते हैं साइड में कि आपने यहां पर क्या किया। यहां पर आपने एक EFS वॉल्यूम बनाया, ठीक है, और EFS वॉल्यूम बनाने के बाद ये देखो आपके पास एक EC2 इंस्टेंस ये है, एक EC2 इंस्टेंस ये है, एक वर्चुअल मशीन ये है और एक वर्चुअल मशीन ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाता हूँ। ये EC2 इंस्टेंस आपका AWS के ऊपर है, ये EC2 इंस्टेंस आपका AWS के ऊपर है, ये VM मशीन आपका ऑन प्रेमिसेस में है, ठीक है, और ये VM आप समझ लो आपका एजोर के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं, आपने EFS वॉल्यूम AWS पे बनाया, ये इधर भी माउंट हो जाता है, इधर भी हो जाएगा, ठीक है, ऑन प्रेमिसेस पे भी हो जाएगा, और आपका ये एजोर पे भी हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा तो ये है, कहीं पे भी आप EFS को माउंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो प्रैक्टिकल देखते हैं EFS वॉल्यूम को प्रोविजनिंग कैसे करते हैं। तो कैसे प्रोविजनिंग करेंगे, सर्विस पे जाएंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे EFS। तो EFS पे जाता हूं, तो देखो Amazon इलास्टिक फाइल सिस्टम EFS आ गया। तो मैं क्रिएट फाइल सिस्टम करता हूं। ये देखो मुझसे बोल रहा है कि किस VPC के अंदर डिप्लॉय करना है, तो ये VPC मैंने सेलेक्ट किया, और VPC के अंदर ये सबनेट्स आ रहे हैं। सबनेट बोले तो जोन, मतलब किस जोन पे अलाउ करना चाहते हो EFS। ठीक है, देखो यहां से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दोस्तों आपका रीजन है, ठीक है, और ये आपका कौन सा रीजन है, नॉर्दर्न वर्जीनिया, ठीक है,
ये देखो, ये मेरा नॉर्दर्न वर्जीनिया रीजन है ये। और इस रीजन में जोन कितने हैं एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जोन्स हैं। तो अगर हम डायग्राम पे जाए और यहाँ पर 6 जोन बना देते हैं, मान लो जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जोन 6, ये 6 जोन है, ठीक है। और जोन के नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। थोड़ा सा दूर दूर रख देता हूँ मैं इसको। चलो अब बढ़िया है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट जोन हो गया, ऐसे ये मेरा सेकंड जोन हो गया, ठीक है। ऐसे मेरा थर्ड जोन हो गया, ठीक है। तो ये मेरा रीजन हो गया, ये मेरा जोन हो गया। अब देखो समस्या, अब मान लो आपने एक इसी ट्विन इंस्टांस इस पे बनाया, ठीक है। ये मेरा एक इसी ट्विन इंस्टांस चल रहा है, किस जोन में है, इस जोन में है। ऐसे ही आपका दूसरा इसी ट्विन इंस्टांस जोन बी में है। बहुत ध्यान से समझना ये चीज, मैं आपको जो बता रहा हूं ये चीज समझोगे तभी आपको आगे पूरा लैब समझ में आ पाएगा। ऐसे ही किसी ट्रांस इस जोन में है। थोड़ा सा बोरिंग लग रही होगी दोस्तों आप लोगों को, लेकिन आपको लास्ट में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मैं ये चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। तो पूरा देखना आप इसको, ऐसा नहीं सोचना कि ये क्या बना रहे हो आप बोरिंग सा। देखो ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, आप साइड में ईएफएस प्रोविजन कर रहे हो। देखो आप साइड में क्या कर रहे हो, एक यहाँ पर ईएफएस प्रोविजन कर रहे हो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप ईएफएस को प्रोविजन करने जा रहे हो यहाँ पर क्रिएट, तो इसने आपसे वीपीसी मांगा। देखो आपने वीपीसी सेलेक्ट कर लिया, फिर आपसे वो जोन मांगता है। अब जोन टिक, चेक और अनचेक करने से क्या फायदा और क्या घाटा वो समझो। अगर आपने यहां से जोन सारे के सारे जोन अनचेक कर दिए तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये ईएफएस वॉल्यूम जब बनेगा तो किसी भी इसी इंस्टांस में ये अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सारे के सारे जोन अनचेक किए हैं, ठीक है। और अगर मान लो यहां पर मैंने सारे के सारे जोन को चेक कर दिया, इसका मतलब ये है
कि आप ये जो ईएफएस बना रहे हो, आपने सारे जोन को अलाउ कर रखा है। सारे जोन को अलाउ का मतलब सारे के सारे जोन की मशीनों पे ये माउंट हो सकता है, क्योंकि आपकी मशीनें तो जोन के अंदर ही होती हैं। ठीक है। और अगर मैंने यहां पर ऐसा किया कि सिर्फ इसको अलाउ करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, एक ही जोन को अलाउ किया मैंने, यूएस ईस्ट -1B। इसका मतलब ये हुआ कि ये ईएफएस वॉल्यूम सिर्फ इस जोन की मशीनों पे अटैच हो सकता है, इस जोन की मशीनों पे। इस जोन की मशीनों पे नहीं होगा, इस जोन की मशीनों पे नहीं होगा, इस जोन की मशीनों में भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, सिर्फ इस पे, इस जोन की मशीनों पे अटैच होगा। ठीक है। अगर आप एक ही जोन को चेक करते हो, समझ आ गई मेरी बात यहां पर। चलो अब थोड़ा सा आगे देखो। अब कहते हैं जब आप ईएफएस वॉल्यूम बनाते हो तो आपको यहां पर एक सिक्योरिटी ग्रुप भी देना पड़ता है। ठीक है। अब सिक्योरिटी ग्रुप से क्या मतलब है, देखो सिक्योरिटी ग्रुप से मतलब ये है कि आपने जोन को तो चेक करके अलाउ कर दिया, लेकिन एक इस जोन के अंदर तो बहुत सारा EC2 इंस्टेंस आएगा ना भाई। इस जोन के अंदर एक और EC2 इंस्टेंस होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, दूसरा EC2 इंस्टेंस भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, और मैं कहता हूं 250-300 भी हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूं चेक करके, मैंने ईएफएस को बनाते टाइम इस वाले जोन को चेक तो कर दिया, मतलब इस जोन को मैंने अलाउ तो कर दिया, लेकिन इस जोन के अंदर अगर 200 EC2 इंस्टेंस है, अब 200 इंस्टेंस का मतलब क्या है, चेक करने का मतलब तो ये कि इस जोन के अंदर सारी मशीनों पे अटैच हो सकता है, लेकिन मैं सारी मशीनों पे अटैच नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं सिर्फ इस वाली मशीनों पे ही अटैच हो, सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइट किया ग्रीन। तो ये चीजें आप सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू करोगे। सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब आप क्या करोगे, यहां पर एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाओगे दोस्तों। यहां पर क्या लगाओगे आप, जोन के आगे आप एक सिक्योरिटी ग्रुप लगाओगे। और सिक्योरिटी ग्रुप में होता क्या है, इनकमिंग आउटगोइंग। सिक्योरिटी ग्रुप में आपका होगा ऐसे इनकमिंग और आउटगोइंग। ठीक है। और आप यहां पे क्या करोगे, रोल डिफाइन कर दोगे जैसे आप नॉर्मली करते हो। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप यहां पर जो इनकमिंग आउटगोइंग रोल होगा, सिक्योरिटी ग्रुप क्या करेगा, सिर्फ इसी EC2 इंस्टेंस को अलाउ करेगा। आप क्या करना, इसी ये वाले EC2 इंस्टेंस में ही आप चाहते हो कि ये ईएफएस जो ये वाला जो ईएफएस हमने बनाया है इस जोन में हमने अलाउ किया है, बट इस जोन के अंदर सिर्फ ये वाली मशीन पे ही माउंट होना चाहिए। तो यहां पर जो सिक्योरिटी ग्रुप होगा, आप क्या करोगे, इस EC2 इंस्टेंस का ही IP आप डिफाइन कर देना बस। तो इसलिए यहां पर सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट बीच में आया है। क्लियर। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो यहां पर मेरे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप होना चाहिए, तो मैं कैंसिल करता हूं और सबसे पहले एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाता हूं। तो एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं हम। सिक्योरिटी ग्रुप में जाते हैं, बहुत सारे बने हुए, इनको डिलीट मार देते हैं। EFS-SG। ठीक है। देखो इनबाउंड और आउटबाउंड है। तो यहाँ पर हम ऐड रूल करते हैं, और ऐड रूल में हमने NFS को अलाउ कर दिया, और अभी हम एनीवेयर। ठीक है, क्योंकि NFS के पोर्ट नंबर पे ही काम कर रहा है। देखो, तो अब हम यहाँ पर EFS को प्रोविजन करते हैं, EFS क्रिएट फाइल सिस्टम,
मैंने सारे जोन अलाउ नहीं करता। यहाँ पर मैंने अपना सिक्योरिटी ग्रुप दे दिया EFS, ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखो नेम आपसे पूछेगा, तो मैंने यहाँ पर दे दिया EFS सर्वर, ठीक है। और ये बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने दो। नेक्स्ट क्रिएट फाइल सिस्टम। तो ये क्रिएट हो रहा है, 2 से 3 मिनट लगेगा। चलो, तो देखो मेरा ये EFS प्रोविजन हो गया। और अब इसको माउंट कैसे करेंगे? तो माउंट करना है तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है Amazon EC2 माउंट इंस्ट्रक्शन, ये आपको हिंट देता है, स्टेप देगा माउंट करने के, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं, स्टेप को फॉलो करने से पहले मैं मशीनों का एक्सेस कर लेता हूँ। तो देखो मेरे पास 3 EC2 इंस्टांस है, ठीक है। ये सर्वर 1 जो है US ईस्ट 1A पे है, और 2 1B पे, और 3 1B पे है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सर्वर 3 को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, और इस पर माउंट करने की कोशिश करते हैं। SSH EC2 -user@। चलो दोस्तों, तो मेरे उन मशीनों में कुछ इशू था, तो मैंने उसको टर्मिनेट करके मैं एक नया मशीन बनाया सर्वर 2 US ईस्ट 1B में, ठीक है। और मैं उसको कनेक्ट कर लिया, और मैं यहाँ पर चाहता हूँ माउंट करना। किसको? EFS को। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है आपसे साफ साफ कि अगर अमेजोन की लिनक्स होती है तो आपको माउंटिंग की ये कमांड चलानी पड़ेगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, चुपचाप से आप क्या करो, यहाँ पर कॉपी करो, ठीक है। और देन उसके बाद कहता है देखो, अगर रेड हैट की होगी तो ये चलाओगे आप। उसके बाद कह रहा है कि आप SSH ले लो, तो SSH तो मैंने पहले से ले रखा है। कहता है एक फ़ोल्डर बना लो जहाँ पे आपको माउंट करना होगा। तो हम यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग फ़ोल्डर बना लेते हैं, EFS क्लाइंट, कोई भी नाम रख सकते हो आप फ़ोल्डर का, ठीक है। उसके बाद माउंटिंग करने के लिए इसने देखो यूजिंग द NFS क्लाइंट ये दिया है पूरा। तो ये आप कॉपी मत करना, क्योंकि ये फ़ोल्डर है, हम अपने अकॉर्डिंग फ़ोल्डर देंगे। तो इतना आपको कॉपी करना है, और उसके बाद पेस्ट, और यहाँ पर EFS क्लाइंट। तो df-h करो, तो देखो ये माउंट हो गया, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये दूसरा सर्वर 1 है जो इस वाले रीजन पे है, ठीक है, क्या इस पे माउंट हो जाएगा EFS?
तो देखो ट्राई करके देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगी बातें। हम इसको भी एक्सेस कर लेते हैं, नया टैब, यहाँ पर आके ठीक है। तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो पहले एक फोल्डर बना लेते हैं हम यहाँ पर, EFS client 2 नाम का फोल्डर, और यहीं से यहाँ पे जाके वो स्टेप फॉलो कर लेते हैं जो इसने दिया था हमें। देन उसके बाद वो लिंक ये रही। तो आप मुझे बताओ क्या होगा माउंट? नहीं होगा दोस्तों, देखो नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने EFS जब बनाया था तो आपने सिर्फ इस जोन को अलाउ किया है, इसको तो किया ही नहीं है, इसलिए ये वाली मशीन नहीं कर पा रही। तो क्या करना होगा? EFS पे जाना पड़ेगा, मॉडिफाइड करोगे और इसको भी अलाउ कर दोगे, देन हो जाएगा। तो अलाउ करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखो एक्शन में जाएंगे, मैनेज फाइल सिस्टम एक्सेस, और टिक, और यहां से यहां पे आके सिक्योरिटी करो, सेव। तो क्रिएटिंग हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर उसके बाद देखते हैं। तो इधर देखो दोस्तों, ये अवेलेबल पे आ गया। तो अब मैंने ऐड कर दिया, तो अब ट्राई करता हूँ। तो ये देखो माउंट हो गया, ठीक है। इधर पे भी माउंटेड है और इधर पे भी माउंटेड है। और अगर मैं इधर पे जाकर कोई डेटा क्रिएट करूं, तो ये देखो क्रिएट हो गया, और इधर भी रेप्लिकेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखो, अगर आपने इधर से डिलीट किया तो इधर भी डिलीट हो गया और इधर से भी उड़ गया। अगर आप यहाँ पर कुछ कॉपी करते हो, जैसे लाइक हमने ये कॉपी किया, तो देखो यहाँ पर भी रन टाइम में सिंक होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपका शेयर फाइल सिस्टम था, ठीक है। अब थोड़ा सा और ब्रीफ में जाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं EC2 पे चलता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। मेरा देखो 1B के अंदर एक ये मशीन है, इस मशीन की IP अभी ये है, देखो ये। तो डायग्राम पे चलते हैं, ये मशीन समझ लो, और इस मशीन की अभी IP मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है, ठीक है। उसके बाद एक और मशीन इसी जोन में बनाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी मशीन मेरी क्रिएट हो रही है। तो एक्सेस कर लेता हूँ इसको मैं, एक नया टैब ओपन करके।
सॉरी, ये प्राइवेट आईपी पिक कर लिया, कॉपी मैंने पब्लिक करनी थी, सॉरी सॉरी। चलो, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को आप लोग। डायग्राम पे चलते हैं। ये रही दूसरी मशीन, ठीक है। दूसरी मशीन की प्राइवेट आईपी देख लेते हैं। ये अब इस जोन पे मैंने टिक किया है। टिक का मतलब क्या है कि सबको अलाउ कर रहे हो, कितनी भी मशीनों पे, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि इस मशीन बस में माउंट होना चाहिए, इस पे नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप रिस्ट्रिक्शन सिक्योरिटी ग्रुप में लगाओगे। लेकिन अगर मैं अभी जाकर माउंट करूं तो माउंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी ग्रुप क्या कर रहा है अभी, हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बोल रहा है एवरी सोर्स को अलाउ कर रहा है फॉर 2049 पोर्ट के लिए। कोई भी सोर्स, मतलब यहां से कोई भी आईपी आ जाए, ठीक है। मैं चल के दिखाता हूं आपको तो समझ में आएगी। देखो, मैंने जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था उस सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, इनबाउंड में देखो, यहां पर एवरीवन, ठीक है। बट अगर मैं ऐसा कर दूं, इस सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर एवरीवन नहीं, मैं यहां पर ये कर दूं बस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आईपी ही माउंट कर सकता है बस, और ये आईपी इसका है। तो अब ये सिस्टम माउंट नहीं कर सकता, ठीक है। देखो, मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूं, तो अभी ये माउंट हो जाएगा। अगर अभी माउंटिंग वाली कमांड चलाऊं तो आपको दिखाता हूं। मैं कमांड यहां से एक बार कॉपी कर लेता हूं। mkdir फोल्डर बनाते हैं, सॉरी ऐसे ही बना लेते हैं, EFS क्लाइंट 3, ठीक है। यहाँ से वो सारे सिंटैक्स स्टेप कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से लिंक कॉपी कर लेते हैं। तो देखो, अभी ये माउंट हो गया, ठीक है। बट मैं नहीं अलाउ करना चाहता, तो पहले मैं इसको अनमाउंट करता हूं। आप नहीं अलाउ करना चाहते, आप सिर्फ इसी को अलाउ करना चाहते हो, तो आप इसकी आईपी को यहाँ से कॉपी करो, ये जो आईपी है, और EFS के सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, एडिट में, और यहाँ पर सिर्फ आप उसी की आईपी डिफाइन कर दो, ठीक है। क्या आईपी है देख लेते हैं, 172.31। आप देखो, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। EC2 से भी जाकर आप कॉपी कर सकते हो। सॉरी, इसको अलाउ करना चाहते ना, ये प्राइवेट आईपी, पब्लिक नहीं। और यहाँ पे जाके सिर्फ मैंने बस, तो अब मैंने ऐसा डिफाइन कर दिया, तो यही बस माउंट करेगा। देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो, तो इसी में बस माउंट रहेगा। इस पे अगर माउंटिंग करने की कोशिश करेंगे तो देखो, आपको हैंग हो गया, थोड़ी देर के बाद आपको एरर दे देगा। क्लियर? देखो, आप अब तक में तो हो जाता था, अभी आपको हैंग है, हैंग मोड में पड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद आपको कनेक्शन टाइम आउट का एरर आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि इस मशीन पे भी अलाउ कर दो, तो
आप क्या करो, सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, इसकी भी आईपी ऐड कर दो, तो ऐड हो जाएगा। करके देखते हैं। EC2 पे चलते हैं, पहले आईपी को कॉपी कर लें, ये रही आईपी। फिर चलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप की तरफ, फिर ये एडिट करके गए यहाँ पर कॉमा और नेक्स्ट आईपी, बस क्लियर। अब हो जाएगा। अब देखो बहुत इजी तरीके से हो गया, देखो ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा सिक्योरिटी ग्रुप का यहाँ पर क्या रोल है। और अगर अभी आपके पास कोई तीसरी मशीन आए तो तीसरी मशीन पे माउंट नहीं होगा दोस्तों, बाय डिफॉल्ट आपको तीसरी की आईपी ले जाकर सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करनी होगी। ठीक है, समझ में आ गई सिक्योरिटी ग्रुप का रोल। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं चाहता हूं इस EFS को ना, आपने जो बनाया है इस EFS को आप, अभी आपने इस EFS को जो माउंट किया था ना, अपने ही लोकल VPC की मशीनों पे माउंट किया था। मतलब ये सारी की सारी मशीनें एक ही VPC के अंदर है। ठीक है, अगर मेरे पास दूसरा VPC होता और इस वाले EFS को मैं दूसरे VPC की मशीन पे माउंट करना चाहता तो कैसे करते, देखो कह रहा है Amazon EC2 माउंट इंस्ट्रक्शन अक्रॉस VPC पीरिंग कनेक्शन। तो दोस्तों आपको पहले पीयर कनेक्शन बनाने पड़ते दो VPC के बीच में, देन उसके बाद आप माउंट कर सकते थे। ठीक है, ऐसे ही कह रहे हैं कि ऑन प्रीमिसेस माउंटेड, अगर मान लो ये मेरे लैपटॉप है, मेरे अपने लैपटॉप में माउंट करना चाहता हूँ एज अ नेटवर्क ड्राइव की तरह, या आप अपने ऑन प्रीमिसेस के सर्वर के साथ माउंट करना चाहते हो, तो कह रहा है ऑन प्रीमिसेस माउंट इंस्ट्रक्शन में जाओगे तो देखो बोल रहा है पहले AWS डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ पहले, या AWS VPN बनाओ, देन उसके बाद आपको ये स्टेप फॉलो करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो, अब देखते हैं कि इस EFS को डिलीट कैसे करते हैं, है ना। तो एक्शन में आओगे और डिलीट फाइल सिस्टम, और देखो यहाँ पर आपको इंटर फाइल सिस्टम ID डालनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है देखो दिस इज एक्शन दैट कैन नॉट बी अंडू, अंडू नहीं होगा, एक बार डिलीट हो गया तो चला गया। तो देखो दोस्तों ये डिलीट हो गया, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। EFS जो मैंने आपको समझाया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप अपने फ्रेंडों को शेयर करो ये वीडियो, और उनको बोलो कि लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छा से अच्छा बना के दे सकूं। और अगर आपको कुछ डाउट लगता है मेरी वीडियो पे तो आप मुझे कमेंट्स करो, राइट, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा और बढ़िया से बढ़िया आपको बना कर दूँ। ओके, तो चलो गुड नाइट, 3 बजने वाले हैं रात के, तो अब मैं भी जा रहा हूँ सोने, तो आप लोग को भी गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं।